हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर पे हम लोग सर्कल में लास्ट में हम लोग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में बात करें। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई भी सर्कल है और हमको देखना है कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग कैसे देखते थे कि पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। पुट करने पर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। एंड अगर जीरो आ जा रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई करेगा। इस पर बेस्ड हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, देन उसके बाद आगे पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ लेमडा, फाइंड द रेंज ऑफ लेमडा for which the point, एक पॉइंट आपको दिया है cos थीटा कॉमा साइन थीटा, for which the point cos थीटा कॉमा साइन थीटा lies inside the circle, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y plus lambda equals to 0. Find the range of lambda for which this point lies inside this circle for all theta belongs to r. For all theta belongs to r, मतलब थीटा की कुछ भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, तो इसकी जो भी वैल्यू बनेगी cos थीटा कॉमा साइन थीटा, ये जो भी कोऑर्डिनेट बनेगा, ये कोऑर्डिनेट हमेशा ही सर्कल के अंदर लाई करे। तो इसके लिए लेमडा का रेंज आपको बताना है। रेंज मतलब लेमडा का इंटरवल आपको बताना है कि लेमडा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमको पता है क्या करना है। पॉइंट अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो पुट करने पर नेगेटिव आना चाहिए। चलिए खुद से करिए, खुद से इसको ट्राई करिए। देखिए इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस लेमडा, ये लेस देन 0 आना चाहिए। अगर ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो पुट करने पर नेगेटिव आना चाहिए। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 2 कॉमन, ये हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस लेमडा लेस देन 0। ठीक, यहाँ से cos थीटा प्लस साइन थीटा देखते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा ग्रेटर देन 1 प्लस लेमडा अपॉन 2। ऐसा कुछ कंडीशन हमको मिला कि cos थीटा प्लस साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस लेमडा बाई 2। ठीक, अब ये जो कंडीशन है ये होल्ड करनी चाहिए फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, है ना। क्वेश्चन में दिया है कि थीटा को हम कुछ भी लें, 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 200 डिग्री कुछ भी लें, थीटा की कोई भी वैल्यू लें, ये पॉइंट हमेशा ही इसके अंदर लाई करना चाहिए। यानी कि ये जो कंडीशन है ये हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। मतलब हम थीटा को कुछ भी लें, cos थीटा प्लस साइन थीटा हमेशा ही 1 प्लस लेमडा बाई 2 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक, अब हमको ये पता है कि a cos x प्लस b sin x का रेंज पता है। हमको पता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा जैसा टर्म कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। तो ये हो गया 1 cos थीटा 1 sin थीटा, तो हमको इसका रेंज पता है अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये देखिए अगर 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज में हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा का जो रेंज होता है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्लोज्ड इंटरवल, इसका जो रेंज होगा। यानी कि अब हमको इसका इंटरवल पता है कि इसका इंटरवल माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में होगा, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच। ठीक,
हम चाहते हैं कि ये कंडीशन हमेशा होल्ड करे, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इससे हमेशा बड़ा रहे, या इसको यूँ कह लीजिए कि ये वाला टर्म जो हो वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से हमेशा स्मॉलर रहे, 1 प्लस लेमडा बाई 2 लेस देन होना चाहिए हमेशा ही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ऐसी वैल्यू है जो थीटा पर डिपेंड करेगी और वेरी करेगी इसके बीच में, -√2 से +√2, ठीक। और हम चाहते हैं कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमेशा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से स्मॉलर है, हमेशा ही स्मॉलर रहे। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो वेरी कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि 1 प्लस लेमडा बाई 2 इससे हमेशा छोटा रहे, तो 1 प्लस लेमडा बाई 2 को यहाँ रखा जाए -√2 से भी पीछे। अगर ये -√2 से भी छोटा है तो फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कुछ भी होगा वो तो इसी के बीच में रहेगा, बट वो कुछ भी वैल्यू बनेगा 1 प्लस लेमडा बाई 2 हमेशा ही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से तो छोटा ही रहेगा, है ना। ये वाली बात हमको क्लियर है, ठीक। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ग्रेटर देन दिस, या 1 प्लस लेमडा बाई 2 स्मॉलर देन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होना चाहिए। तो 1 प्लस लेमडा बाई 2 हमेशा ही इससे छोटा रहे, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी इससे भी छोटा कर देते हैं। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कुछ भी रहेगा ये हमेशा ही इससे छोटा बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम इधर लिख देते हैं कि 1 प्लस लेमडा बाई 2 जो होना चाहिए वो -√2 से भी छोटा होना चाहिए। इसको हम cos थीटा प्लस साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू से भी छोटा कर देते हैं। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा कहीं पर भी रहेगा ये वैल्यू हमेशा उससे छोटी रहेगी, और यही हमको चाहिए था कि 1 प्लस लेमडा बाई 2 हमेशा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर हमेशा cos थीटा प्लस साइन थीटा से छोटा बनना चाहिए। अब यहाँ से लेमडा देख लीजिए कितना आ रहा है, तो हो गया लेमडा लेस देन -2√2 -1। तो जो लेमडा होना चाहिए वो -2√2 -1 से छोटा होना चाहिए। तो हम लेमडा का रेंज क्या कहेंगे, लेमडा कहाँ से कहाँ, -∞ से -2√2 -1, ये लेमडा का रेंज हो गया, है ना। विजिबल है हमको, चलिए ऐसे लिख देते हैं, लेमडा बिलोंग्स टू -∞ से -2√2 -1 ओपन इंटरवल। लेमडा हमेशा इससे छोटा रहेगा तो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। तो ये लेमडा का रेंज हो गया, लेमडा बिलोंग करेगा -∞ से -2√2 -1 के बीच में। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। पहले बेसिक कंसेप्ट वही है कि पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है तो पुट करने पर नेगेटिव आना चाहिए, उसके बाद इसको हमको सॉल्व कर देना था। ये वाला पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए, इसको एक बार देख लीजिए। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अब क्लियर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड पॉइंट on the circle, find point on the circle, find point on the circle x square plus y square equals to 4. Find point on the circle x square plus y square equals to 4, which is nearest and farthest. Find points on this circle which are nearest and farthest from the point 3,4, from the point 3,4। देखिए क्वेश्चन में हमको एक सर्किल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और एक पॉइंट हमको दिया है और हमको सर्किल पर ऐसा पॉइंट बताना है जो इस पॉइंट के सबसे पास हो एंड दूसरा पॉइंट जो इस पॉइंट से सबसे दूर हो, ठीक। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम, अगेन बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा, बट सबसे पहला काम आप वेरीफाई कर लीजिए कि ये पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है या सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। अब जैसे
3,4 हम इसमें पुट करते हैं, अगर ये इक्वेशन ऐसे हो गई, 3,4 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब जो 3,4 है वो सर्किल के बाहर कहीं लाई कर रहा है। अब कौन सा पॉइंट होगा सर्किल पर जो इस पॉइंट के सबसे पास होगा, कौन सा पॉइंट सबसे दूर होगा? आप क्या करिए, इस पॉइंट को सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसी लाइन के अलोंग ही आपको हमेशा वो पॉइंट मिलेगा सर्किल पर जो गिवन पॉइंट से सबसे पास है या गिवन पॉइंट से सबसे दूर है। बेसिक कंसेप्ट यही है कि इस तरह के क्वेश्चन में जो भी पॉइंट आपको दिया है उसको और सेंटर को ज्वाइन करने के लिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसी लाइन के अलोंग। अब ये हमको है ना, इसका रीज़न डायरेक्टली यहीं से क्लियर होना चाहिए डायग्राम से ही कि क्यों इस लाइन के अलोंग ही हमको वो पॉइंट मिल रहा है जो कि गिवन पॉइंट से सबसे पास या सबसे दूर है। क्योंकि ऑब्वियसली इसके अलावा कोई भी और पॉइंट लेंगे तो हमेशा डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस तभी बनेगा जब ये वाला पॉइंट है। एंड अगेन जो पॉइंट इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट होगा यही वाला पॉइंट होगा जिसके लिए डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। बाकी किसी और पॉइंट में देखेंगे तो डिस्टेंस जो आएगा वो इस डिस्टेंस से कम आएगा। ठीक, तो कोई भी नियरेस्ट या फारदेस्ट पॉइंट जैसी चीज़ अगर हमको देखनी है तो गिवन पॉइंट सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन बना ली जाए एंड इसी लाइन के अलोंग आपको हमेशा वो पॉइंट्स मिल जाएंगे सर्किल पर लाई करने वाले वो पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट से नियरेस्ट या फारदेस्ट है। ठीक, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ये सर्कल हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब सर्किल हमको दिया था x² + y² = 4, तो हमको उसका सेंटर भी पता है और हमको उसका रेडियस भी पता है। ठीक, सेंटर है 0,0 और रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस की वैल्यू है 2। सर्किल का सेंटर रेडियस हम लोग देख ही सकते हैं, सेंटर है 0,0 और रेडियस इसका है 2। अब हमको ये पॉइंट फाइंड करना है एंड ये पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट हो गया नियरेस्ट वाला, ये पॉइंट हो गया फारदेस्ट। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो जो सबसे आसान तरीका है दैट इज सेक्शन फार्मूला। सबसे आसान तरीका, आप 0,0 का 3,4 से डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ये टोटल डिस्टेंस, ये आ जाएगा 5। ठीक, और ये रेडियस हमको पता है 2। तो अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस 5 है और ये 2 है, तो ये कितना बचा? ये हो गया 3। यानी कि ये जो पॉइंट है नियरेस्ट वाला, इसको अगर हम n से डिनोट कर दें, फारदेस्ट वाले को लेट से f से डिनोट करेंगे, तो जो n वाला पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जो इसको और इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2। तो अगर हम n का कोऑर्डिनेट लिखें तो सेक्शन फॉर्म 3 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट, 2 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट अपॉन 3 + 2। इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट लिखना है तो 3 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट, 2 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट अपॉन 3 + 2। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आ गया 6/5, 8/5। एक बार आपने डायग्राम बना लिया, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में इसको फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला सबसे आसान तरीका। अगेन अब अगर हमको f फाइंड करना है केवल, ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि सेंटर ऐसा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट को और इसको इंटरनली डिवाइड करेगा इन द रेशियो, ये कितना है 5 और ये कितना है 2। क्लियर है? या तो ऐसे कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए कि f एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि सेंटर को और इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:5। ऐसे भी कह सकते हैं, है ना? आप कैसे भी कह सकते हैं। सेंटर कह दीजिए इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 5:2, या f को कह दीजिए कि f सेंटर और इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:, ये टोटल कितना हो गया 7, इन द रेशियो 2:7। ठीक, तो मान लीजिए अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएं, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया, टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया 7। ठीक, तो f ऐसा पॉइंट होगा जो इसको और इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:7। तो 2 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट, 2 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट, फिर माइनस 7 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट, सॉरी इसको एंड इस टोटल को डिवाइड कर रहा था इन द रेशियो 2:7। तो 2 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट
एंड 7 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 माइनस 7। क्लियर हुआ? ठीक। इसी तरह से 2 इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट, फिर माइनस 7 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन 2 माइनस 7। तो आ गया 6 अपॉन माइनस 5, माइनस 6/5 माइनस 8/5। तो f का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 6/5 माइनस 8/5। ठीक, क्लियर हो गया? एक्सटर्नल डिवीजन वाला सेक्शन फॉर्मूला, 2 इधर से है एंड 7 इधर वाले पॉइंट से, तो 2 रेशियो इसका ले रहे हैं तो पॉइंट इसका लेंगे, तो 2 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट, और जब इस वाले पॉइंट से देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट इसका लेंगे, तो 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो 7 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, है ना, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। एंड अगर आपको प्रॉब्लम है इस तरह से तो सिंपली कह दीजिए 0,0 इन दोनों को डिवाइड करेगा इन द रेशियो 5:2 इंटरनली। तो इसको कुछ x, y मान करके इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के वहां से फाइंड कर सकते हैं, आइदर वे कैसे भी कर सकते हैं। ये वाली बात करोगे? ठीक, चलिए अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिखिए एंड इसको खुद से ट्राई करिए। बेसिक कंसेप्ट अगेन ध्यान रखेंगे इस तरह क्वेश्चन में। सेंटर को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, इसी लाइन के लॉन्ग आपको सर्किल पर वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जो गिवन पॉइंट से नियरेस्ट एंड फारदेस्ट हैं। चलिए रिपीट द अबव क्वेश्चन, रिपीट द अबव क्वेश्चन if the circle is, repeat the above question, if the circle is, सर्कल की क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, पॉइंट वही है, if the circle is x square plus y square equals to 36, repeat the above question, if the circle is x square plus y square equals to 36। खुद से डायग्राम ड्रॉ करिए, पॉइंट ऑब्जर्व करिए, पहले कहाँ है देख लीजिए, पॉइंट सर्किल के बाहर है कि सर्किल के अंदर है, उस हिसाब से डायग्राम बनाइए एंड करिए। चलिए खुद से प्रोसीड करिए। देखिए अब इस केस में जब आप पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे 3,4 है ना, तो 3,4 जब आप सर्किल की इक्वेशन में पुट करेंगे 3,4 तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में इसका मतलब हो गया कि जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका सर्किल के अंदर लाई कर रहा है कहीं पर। तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया 3,4। लेकिन अभी भी बेसिक कंसेप्ट वही है कि इस पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो इसी लाइन के अलोंग ही हमको हमेशा, ये सेंटर हो गया 0,0, इसी लाइन के अलोंग ही हमको हमेशा वो पॉइंट्स मिलेंगे सर्किल पर जो इस पॉइंट से नियरेस्ट एंड इस पॉइंट से फारदेस्ट है। क्लियर है? ठीक, एक बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया पॉइंट जो नियरेस्ट है, ये हो गया पॉइंट जो फारदेस्ट है। ठीक, अगेन ये डिस्टेंस हमको पता है 3,4 का 0,0 से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 5 एंड इस सर्किल का रेडियस कितना था 6, तो ये टोटल 6 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि n एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसको और इसको डिवाइड करेगा इन द रेशियो एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, ये टोटल कितना हो गया 6, ये 1 है और ये टोटल कितना है 6। तो n इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:6। तो n लिखा जाए, ठीक, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 इससे है 6 इससे, तो 1 है ना इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट, फिर 6 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट माइनस साइन के साथ, -6 इंटू 3
अपॉन 1 माइनस 6, ठीक है। इसी तरह से 1 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट माइनस 6 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन 1 माइनस 6, माइनस 18 बाई माइनस 5 मतलब 18 बाई 5 24 बाई 5, ठीक, ये पॉइंट आ गया। तो अगेन इसी तरह से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। f एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इसको और इसको डिवाइड करेगा। ये रेडियस कितना है 6 और ये डिस्टेंस कितना है 5। तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक का टोटल देखेंगे, ये डिस्टेंस यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 6 and 5 11। तो एक f एक ऐसा पॉइंट है जो कि सेंटर और इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो 6:11। तो 6 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट फिर 11 इंटू इधर का x कोऑर्डिनेट है 1m माइनस n। इस तरह से आप f भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लिया जाए एक बार। तो 6 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट माइनस 11 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन 6 माइनस 11। इसी तरह से 6 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट माइनस 11 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन 6 माइनस 11। तो माइनस 18 बाई 5 माइनस 24 बाई 5 ऐसा आ जाएगा। कहने का मतलब बेसिक कंसेप्ट अगर हमको क्लियर है तो आपको डायग्राम बना करके डिस्टेंसेस आपको सारी पता है, रेडियस कितना होगा, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, तो सारी डिस्टेंसेस आप ऑब्जर्व करके आपको करस्पॉन्डिंगली सेक्शन फॉर्मूला लगाते चले जाना है। इतनी सी बात कर लेंगे इस तरीके का भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ लाइन पर। अब जितने भी 2 डिग्री कर्व्स हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, है ना, सब में हम लोग लाइन के रिलेटिव पोजीशन की बात करेंगे, ठीक। अब लाइन के रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी 2 डिग्री कर्व गिवन। अब अभी हम पहले जनरल बात कर रहे हैं, मतलब ये जो मेथड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपका सर्कल में भी एप्लीकेबल है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर जगह ये वाली बात एप्लीकेबल है, जनरल बात है। कोई भी 2 डिग्री कर्व अगर हमको गिवन है और हमको एक लाइन गिवन है, ठीक, तो 3 केसेस पॉसिबल हैं। ऐसा हो सकता है कि लाइन उस कर्व को टच या कट नहीं करे, ऐसा हो सकता है कि लाइन कर्व को टच करे मतलब उसके लिए टैंजेंट हो, और ऐसा हो सकता है कि लाइन इस कर्व को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे ऐसे। इस लाइन को बोला गया है टैंजेंट, है ना। और ऐसी लाइन जो कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे, ऐसी लाइन के लिए टर्म यूज करते हैं सेकेंड। इस लाइन को बोला गया है सेकेंड, तो टर्म केवल याद रखेंगे, है ना। तो 3 केसेस पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि लाइन इस कर्व को टच या कट नहीं करे, या हो सकता है टच करे, या हो सकता है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करे, ठीक। तो अब इसके लिए क्या तरीका है, तो ये मेथड अगेन ये जनरल मेथड है, पहले हम इसके बारे में बात करें। एंड सेम ये मेथड हम लोग आगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हर जगह यूज़ करेंगे। ये बोला गया कि आप क्या करिए, जो भी आपका जनरल 2 डिग्री कर्व गिवन है आपको, ax², by² 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड आपको एक लाइन गिवन है px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0। आप इन दोनों को सॉल्व करिए साइमल्टेनियसली।
ठीक, सॉल्व करिए साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू उठा के। तो जैसे मान लीजिए जब आप यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म्स में यहाँ पुट करेंगे, आप x को क्या लिखेंगे, -r माइनस क्यू वाई अपॉन पी, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। आप एक लीनियर इक्वेशन और 2 डिग्री इक्वेशन को जब भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगा। आप x की वैल्यू चाहे यहाँ से यहाँ पुट कर लीजिए y के टर्म्स में, तो y में क्वाड्रेटिक, और y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर लीजिए तो x में क्वाड्रेटिक। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक, अब क्वाड्रेटिक मतलब उसके 2 रूट्स। ठीक, अब ये चीज़ भी हमको क्लियर है कि जब हम 2 कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं अगर, तो हमको क्या मिलता है सॉल्व करने पे, जो भी x हमको मिल रहा है या y मिल रहा है वो क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई आप जब 2 कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही xy मिलेगा जो इस पे भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस कर्व पे भी लाई करे, इस पे भी लाई करे, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड ये तो हमको इन जनरल क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप 2 कर्व्स को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो आपको पॉइंट मिलता है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही कि वो पॉइंट बेसिकली क्या है, उन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलना चाहिए, यानी कि जो क्वाड्रेटिक बना उसका कोई रूट नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर लाइन कर्व को मीट नहीं कर रही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया तो मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पे कोई रूट नहीं मिलना चाहिए। तो रूट कब नहीं मिलता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। मतलब इस केस में कंडीशन हो गई कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर जो क्वाड्रेटिक बने उसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। सेकंड की अगर हम बात करें तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलनी चाहिए, 2 अलग अलग वैल्यूज। तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको कब मिलती हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए जो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको सॉल्व करने पर एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि उस क्वाड्रेटिक से हमको एक ही रूट मिले। तो एक ही रूट तो नहीं मिलता है, क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 रूट्स मिलेंगे। क्या हो सकता है, दोनों रूट्स सेम हो जाए, तभी हमको एक ही वैल्यू मिलेगी ओवरऑल, यानी कि इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो ये एक जनरल प्रोसीजर हो गया किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए कि 2 डिग्री कर्व को लाइन के साथ सॉल्व करके उसका डिस्क्रिमिनेंट आप ऑब्जर्व कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो मतलब लाइन कर्व को टच या कट नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो मतलब लाइन टच करेगी, टैंजेंट है, एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो लाइन है वो कर्व के लिए सेकेंड है। ठीक, मतलब जो लाइन होगी वो कर्व को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मीट करेगी। ये लिए बात एक बार देख लीजिए पहले। ठीक है, अब ये हो गया जनरल प्रोसीजर जो हम लोग सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक मेथड और बताया गया रिलेटिव क्वेश्चन देखने के लिए, बट ये जो मेथड है ये सर्किल के लिए स्पेसिफिक है, मतलब इसको हम सिर्फ और सिर्फ सर्किल में ही यूज कर पाएंगे। एंड जहाँ तक सर्किल चैप्टर की बात है उसमें हम लोग फिर यही सेकंड वाला ही मेथड प्रेफर करेंगे। ठीक, बाकी इसके बाद जब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में जाएंगे तो हमारा जो जनरल प्रोसीजर है हम लोग उसको फॉलो करेंगे, बट सर्किल के लिए एक स्पेसिफिक दूसरा तरीका भी बताया गया एंड सर्किल में हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। देखिए, अगर हमको कोई सर्किल गिवन है और लाइन गिवन है तो अगेन 3 केसेस हैं। लाइन हो सकता है टच या कट नहीं करे, या हो सकता है टैंजेंट हो, या हो सकता है सेकेंड हो। ठीक, तो आप क्या करिए, बोला गया कि सर्किल के सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए। एंड इस डिस्टेंस को आप रेडियस से कंपेयर कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा केस है। जैसे कि इस केस में ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से ज़्यादा आना चाहिए, d शुड बी ग्रेटर देन r। d क्या डिनोट कर रहा है, सेंटर का उस लाइन से डिस्टेंस, है ना। तो ऑब्वियसली इस केस में अगर लाइन सर्किल को टच या कट नहीं कर रही है तो इस केस में जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस से ज़्यादा आएगा। लाइन अगर सर्किल को टच कर रही है तो जो डिस्टेंस आना चाहिए वो रेडियस के बराबर आना चाहिए।
एंड लाइन अगर सर्किल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो फिर जो डिस्टेंस आना चाहिए इस केस में, ये डिस्टेंस रेडियस से कम आना चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस है और ये आपका रेडियस है, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली रेडियस से कम आना चाहिए। तो सर्किल में अगर हमको किसी लाइन का रिलेटिव पोजीशन, हमको सर्किल दे दिया जाए, लाइन दे दिया जाए, और बोला जाए पता करिए कि सर्किल के रिस्पेक्ट में लाइन कहाँ पे है, बाहर है या टच कर रही है या कट कर रही है, तो सेंटर से डिस्टेंस लिखिए। सर्किल का सेंटर देख सकते हैं, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस लिख करके रेडियस से कंपेयर करके देख लीजिए कौन सा केस है। डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो लाइन टच या कट नहीं करेगी, डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो लाइन टच करेगी, डिस्टेंस रेडियस से भी कम है तो लाइन सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मीट करेगी। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द लाइन, अगेन सारी चीज़ ज़रूर से कॉपी में नोट करते जाएंगे, जो पहले लिखा था जनरल प्रोसीजर वो भी लिखेंगे, ये सर्किल के लिए स्पेसिफिक मेथड है ये भी लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द लाइन 3x + 4y + lambda = 0, for which the line 3x + 4y + lambda = 0 is tangent to the circle, is tangent to the circle tangent to the circle, सर्किल की क्वेश्चन ये है, ठीक। आपको लेमडा फाइंड करना है जिसके लिए ये, इसके लिए इस सर्किल के लिए टैंजेंट हो। अब अगर हमको जनरल प्रोसीजर से प्रोसीड करना होता तो हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करते, क्वाड्रेटिक बनाते और उसका डिस्क्रिमिनेंट करते 0। टैंजेंट के लिए कंडीशन थी d = 0, ठीक। अगर हम इस मेथड से चल रहे हैं एंड मैंने बोला कि सर्किल में रिलेटिव पोजीशन के लिए हम लोग सेकंड मेथड ही प्रेफर करेंगे, बट इसके बाद जब पैराबोला एलिप्स की बात होगी तो हम लोग वैसे चलेंगे, बट सर्किल में जो सर्किल के लिए स्पेसिफिक मेथड बताया गया ऐसे चलेंगे। क्या करिए, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दीजिए, टैंजेंट की कंडीशन। सेंटर कहाँ है इसका, -½ कोफिशिएंट ऑफ x -½ कोफिशिएंट ऑफ y, ये सेंटर होगी। रेडियस कितना है, √g² + f² माइनस ऑफ c माइनस ऑफ -4, ठीक। तो कंडीशन है d शुड बी इक्वल टू r टैंजेंट के लिए, ठीक। सेंटर से डिस्टेंस लिखा जाए 1,1 का, इस लाइन से डिस्टेंस लिखा जाए तो 3 + 4 + λ/√3² + 4² d शुड बी इक्वल टू r √6, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, चलिए इसको एकदम इधर सॉल्व कर देते हैं। तो हो गया 7 + λ, ये आपका 5 आ गया, इधर चला गया 5√6, चेक कर लीजिए फिर, है ना। 7 + λ, ये 5 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 5√6, लैम्डा हटाएंगे तो प्लस माइनस, तो 7 + λ = +-5√6, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7 ± 5√6, मतलब लैम्डा की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक -7 + 5√6, एक -7 - 5√6। ठीक है, जल्दी भी क्वेश्चन देख लीजिए। क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधे सीधे कंडीशन अप्लाई करिए, आंसर, है ना। कंडीशन अप्लाई की गई एंड देन सॉल्व करके लैम्डा हम लोगों ने फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इंटरवल ऑफ लैम्डा, find the interval of lambda for which chord of the circle, एक सर्किल आपको गिवन है, find the interval of lambda for which chord of the circle
this circle makes equal intercept of length आपको ये गिवन है mod lambda. Find interval of lambda for which chord of this circle makes equal intercept of length this on the coordinate axis. Makes equal intercept of length, क्योंकि लेंथ की बात की गई इसलिए mod लगा दी गई. Makes equal intercept of length mod lambda on coordinate axis. खुद से ट्राई करिए पहले. चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर हम देख पा रहे हैं 0,0, रेडियस इसका हो जाएगा √32, है ना. तो इस सर्किल की एक कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट बना रही है. लैम्डा का इंटरवल बताइए फॉर विच कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ, मतलब इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो मॉड लैम्डा है, ये लेंथ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक, अब क्योंकि इंटरसेप्ट की लेंथ मॉड लैम्डा है तो जो इंटरसेप्ट होगा वो प्लस लैम्डा या माइनस लैम्डा दोनों हो सकता है. जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए लाइन ऐसे हो गई तो हो सकता है कि x पर इंटरसेप्ट इसका -2 हो और y पर इंटरसेप्ट +2 हो, बट दोनों केस में जो लेंथ है इसकी भी लेंथ 2 यूनिट से लेंथ 2 यूनिट से, है ना. तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बट लेंथ तो सेम हो ही सकती है ना. तो लेंथ मॉड लैम्डा गिवन है हमको इंटरसेप्ट की, तो जो इंटरसेप्ट हो सकता है वो प्लस लैम्डा भी हो सकता है और माइनस लैम्डा भी हो सकता है. ये बात क्या होनी चाहिए. अगर इंटरसेप्ट की लेंथ 2 है, हम बोलेंगे दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ 2 है, तो x एक्सिस चाहे y इंटरसेप्ट किसी की भी आप बात करिए तो इंटरसेप्ट +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, किसी का भी, चाहे x का चाहे y का. जैसे मान लीजिए लाइन ऐसे हो गई तो इसका x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो हो सकता है ये +2 है बट y इंटरसेप्ट -2 है. तो लेंथ सेम दिया है बट इंटरसेप्ट किसी का प्लस किसी का माइनस हो सकता है. तो इंटरसेप्ट जो होगा लाइन का वो ऐसा हो सकता है. ठीक, तो अगर लाइन का इंटरसेप्ट ऐसा है तो जो लाइन की इक्वेशन है ना, वो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, प्लस माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको रीअरेंज कर लेते हैं. ठीक, ये बात करें ओवरऑल आपको 4 लाइंस मिलेंगी, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना. 4 लाइंस आप बना सकते हैं, मतलब एक में दोनों का x y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, एक में x पॉजिटिव y नेगेटिव, एक में y पॉजिटिव x में नेगेटिव, एक में दोनों नेगेटिव, है ना. तो इंटरसेप्ट तो कैसा भी हो सकता है. तो ओवरऑल 4 लाइंस ऐसी पॉसिबल हो सकती हैं. ठीक, अब बोला गया है कि ये जो लाइन है, अभी तो हमने ऐसी लाइन लिख दी जिसका x और y पर इंटरसेप्ट की लेंथ सेम आएगी मॉड लैम्डा. ठीक, बट बोला गया कि दिस इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल. तो कोई भी लाइन अगर सर्किल के लिए कॉर्ड है तो कॉर्ड का मतलब फिर ये ऐसी लाइन हो गई जो कि सेकंड की तरह से बिहेव करेगी, है ना. सेकंड एंड कॉर्ड में कंफ्यूज नहीं करेंगे. ये जो पूरी लाइन है इसको सेकंड बोला गया, बट जब हम कॉर्ड की बात करते हैं तो कॉर्ड केवल इतना जो लाइन सेगमेंट है इसको बोला गया, ये कॉर्ड नहीं है. सर्किल के लिए कॉर्ड बोलेंगे तो कॉर्ड इज दिस लाइन सेगमेंट. हम लोग लाइन सेगमेंट और रे में डिफरेंस समझते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कॉर्ड बोला गया. अगर हम इस लाइन की पूरी बात करेंगे तो इस लाइन को हम सेकंड कह सकते हैं. तो अगर किसी लाइन को इसके लिए अगर कॉर्ड की तरह से बिहेव करना है तो फिर बात यही होगी कि सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम होना चाहिए. मतलब कॉर्ड है तो बेसिकली इस लाइन की बात करें तो ये लाइन आपकी सेकंड है, और अगर सेकंड है तो फिर सेंटर से डिस्टेंस शुड बी लेस देन रेडियस. तो अब सेंटर से डिस्टेंस लिखा जाए और ये रेडियस से कम होना चाहिए. सेंटर है 0,0 से डिस्टेंस लिख देते हैं, x कोफिशिएंट स्क्वायर y कोफिशिएंट स्क्वायर वो 1+1 आ जाएगा.
लेस देन रेडियस, रेडियस हो गया अंडर रूट 32, तो ये हो गया मॉड ऑफ लेमडा शुड बी लेस देन रूट 32 रूट 2 रूट 64 दैट इज 8, मॉड ऑफ लेमडा इज लेस देन 8, तो मॉड की प्रॉपर्टी पता है, मॉड लेमडा मॉड ऑफ सम क्वांटिटी लेस देन ए, तो वो क्वांटिटी माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगी, तो लेमडा बिलोंग्स टू ओपन -8 से +8, ये लेमडा का फाइनल इंटरवल आ गया, है ना। तो पहले तो हमने एक ऐसी लाइन लिखी जिसका एक्स और वाई पर इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो सेम है, वो आपकी लेंथ की बात करें तो लेंथ मॉड लेमडा ही है। अगेन 4 लाइंस पॉसिबल होंगी, है ना, क्योंकि लेंथ की अगर आप बात करें तो एक्स वाई दोनों पर पॉजिटिव, दोनों पे नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, 4 केसेस हो सकते हैं, तो इसलिए 4 लाइंस आपको मिलेंगी, बट चारों में जब आप इंटरसेप्ट की लेंथ देखेंगे तो लेंथ सेम आएगी मॉड लेमडा, ठीक। अब क्योंकि इस लाइन को कॉर्ड होना था सर्किल के लिए, तो कॉर्ड का मतलब बेसिकली, फिर ये लाइन की बात करें तो लाइन सेकेंड हो गई, और सेकेंड के लिए कंडीशन जानते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस से कम होना चाहिए, तो हम लोग ने इस लाइन के लिए सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर हो गया 0,0, रेडियस है रूट 32, सेंटर से डिस्टेंस लेस देन रेडियस वाली कंडीशन अप्लाई करी एंड लेमडा फाइंड किया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए उसके बाद, सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब हम लोगों ने लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन डिस्कस करी है, एंड अगर आपको वहाँ पर याद हो तो हम लोगों ने एग्जाम्पल जो लिया था वो सर्किल का ही लिया था, ठीक। बट चलिए एक बार और सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं। लेकिन वहाँ पे भी मैंने बोला था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रेट लाइंस में ही है। इसके बाद हर जगह हम लोग पैरामेट्रिक पढ़ते हैं, हम लोग सर्किल में भी पैरामेट्रिक पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हर जगह पढ़ते हैं, बट बाकी जगह पर पैरामेट्रिक इक्वेशन का ऐसा कोई भी बहुत खास यूज़ नहीं है, ठीक। अब पहले तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अभी ऐसा सर्किल लेकर के चल रहे हैं जिसका सेंटर 0,0 पर है और रेडियस है r, तो हमको पता है इस सर्किल की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x² + y² = r²। इस पर एक जनरल पॉइंट x, y, इसको हमने सेंटर से ज्वाइन किया, एंड सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको हमने इस तरह से मेजर कर लिया, ये एंगल हो गया थीटा। हमको पता है रेडियस अगर r है तो ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो यही हो जाएगा r cos थीटा, और जो y कोऑर्डिनेट है यही हाइट r sin थीटा। मतलब आप x को लिख सकते हैं r cos थीटा, y को आप लिख सकते हैं r sin थीटा। इतना पार्ट पहले देखिए एक बार। अब देखिए ये तो लेकिन ऐसे सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई जिसका सेंटर 0,0 पे, ये वाली बात हमको क्लियर है कि ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है जहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज द पैरामीटर, है ना। हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन समझते हैं, एंड थीटा के टर्म्स में ही हमने इस कर्व पे लाई करने वाले जनरल पॉइंट को रिपोर्ट किया, एक्स एंड वाई दोनों को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन सही है कि नहीं, तो ये कैसे देखते थे, तो जो पैरामीटर उसको एलिमिनेट करते थे, थीटा जब आप एलिमिनेट करेंगे तो स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, x² + y² = r² cos² r² sin², तो ऐड करेंगे तो r² आ जाएगा, है ना। तो इसमें से जैसे ही आप थीटा एलिमिनेट करेंगे इसके कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बन गई, x² + y² = r², तो इसका मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन सही लिखी है हमने, ठीक। लेकिन अभी ये इस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 पर है। अब अगर हम जनरल सर्किल की बात करें
मान लीजिए कोई एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहीं अल्फा कॉमा बीटा पर है और इसका रेडियस सेम अगर हम आर लेके चल रहे हैं, ठीक। तो अब हम इस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सेंटर अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस आर। तो हमको इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है, हम इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो अब हम ओरिजिन शिफ्टिंग का कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं। हम लोग ओरिजिन शिफ्टिंग हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया। यही सर्किल है, इसका रेडियस आर है, इसको उठा करके हमने पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो अगेन सेम सर्किल शिफ्ट कर रहे हैं तो रेडियस में तो चेंज नहीं आया, तो रेडियस यहाँ आर तो यहाँ भी आर। ओरिजिन शिफ्टिंग कैसे देखते थे कि पहले जिस जगह पर ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ पर है? सर्किल के सेंटर पर है। तो पहले जिस जगह पर ओरिजिन है, अब वहाँ पर अगर कोई पॉइंट ऐसा दिख रहा है अल्फा कॉमा बीटा, तो पुरानी इक्वेशन में क्या करते थे? x की जगह x माइनस अल्फा और y की जगह y माइनस बीटा कर देते। ओरिजिन शिफ्टिंग ऐसे ही देखते थे हम लोग, है ना, कि जब हम किसी भी कर्व को शिफ्ट करते थे तो पहले जहाँ पर भी ओरिजिन था उस कर्व के रिस्पेक्ट में, पहले जहाँ पर भी ओरिजिन था तो कहाँ था? सेंटर पे। अब उस जगह पर कौन सा पॉइंट है वो देख लिया जाए। वो पॉइंट अगर अल्फा कॉमा बीटा है तो पुरानी इक्वेशन में ही x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा ऐसे कर देते। तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। अगेन इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू बीटा प्लस आर साइन थीटा। तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गई? ठीक। अगेन आप चाहे तो यहाँ पर भी थीटा एलिमिनेट कर लीजिए, स्क्वायर करके ऐड करिए। क्या इक्वेशन बनेगी? x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एंड हमको पता है कि सेंटर अगर अल्फा कॉमा बीटा है, रेडियस आर है, तो इसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की यही होनी चाहिए, x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यही इक्वेशन आनी चाहिए, यही इक्वेशन आ रही है। तो इसका मतलब जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने लिखी है वो सही है। ठीक। अब ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने की बात होगी। क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन सिर्फ इतना ही रहेगा एंड सर्किल में तो इसका बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है। एंड आप सर्किल में अगर हम लोग इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यूज़ रहेगा क्वेश्चन में। सिर्फ इतना यूज़ कि अगर किसी सर्किल पर अगर हमको कहीं पर कोई पॉइंट अज्यूम करना है, जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट या तो आप कार्टेशियन फॉर्म में कर लीजिए या उस पॉइंट को आप उसके पैरामीट्रिक फॉर्म में अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर जनरल पॉइंट अगर हमको कुछ लिखना है तो जनरल पॉइंट अल्फा प्लस आर कॉस थीटा बीटा प्लस आर साइन थीटा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में इससे ज़्यादा यूज़ सर्किल में पैरामीट्रिक इक्वेशन का नहीं होता। कहने मतलब आपको केवल पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना आना चाहिए सर्किल में, या आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन क्या है सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन। इससे ज़्यादा यूज़ हमको सर्किल में नहीं पड़ेगा। छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको फिनिश करते हैं। फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन, find parametric equation of the circle x square plus y square minus 6x minus 6x plus 8y minus 1 equals to 0. Find parametric equation of this circle. तो हमको पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। x इक्वल्स टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू बीटा प्लस आर साइन थीटा। सेंटर हो गया अल्फा बीटा, रेडियस हो गया आर। सेंटर देख लीजिए, रेडियस देख लीजिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए। सेंटर कहाँ हो गया? 3 माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। रेडियस कितना हो गया? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस माइनस 1। ठीक, तो ये अंडर रूट 26। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर हमको लिखनी होगी तो हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू बीटा प्लस आर साइन थीटा।
ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमको सर्कल में पैरामेट्रिक इक्वेशन की नहीं पढ़ने वाली। पैरामेट्रिक इक्वेशन केवल लिखना आना चाहिए, इतनी सी बात, ठीक है। तो चलिए अब आज का लेक्चर इसको अब हम यहीं पर फिनिश करेंगे, ठीक है। एंड हम लोगों ने सर्कल में बेसिक सारा डिस्कशन कर लिया, मतलब यहाँ तक का जो डिस्कशन है उस सर्कल का बेसिक डिस्कशन है कि सर्कल की इक्वेशन, उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ, सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में लाइन कहाँ पर लाई कर रही है, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये सारा जितना डिस्कशन है ये सर्कल का एकदम बेसिक डिस्कशन है, ठीक। हम लोगों ने नॉर्मल के बारे में भी डिस्कस कर लिया, क्लियर हो गया। तो अब इसको हम लोग आज यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो अब जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने सर्कल में डिस्कस किए हैं, जैसे सर्कल का बेसिक इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ लाइन, ये सारा डिस्कशन किया है। तो जो भी असाइनमेंट में इन हेडिंग्स में क्वेश्चन है, इन टॉपिक्स पर बेस्ड, यहाँ तक अब आप पूरा असाइनमेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इसमें आगे डिस्कशन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।